हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल दास। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं सेडिशन लॉ, यानी कि राजद्रोह का जो कानून है हमारे देश पे। उस पर मैं इस वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूं कि ये कानून कब से है, इस कानून में क्या प्रावधान है, क्या पनिशमेंट है, इस कानून की खासियत क्या है, इस कानून की बुराई क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो इस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर आप ज़रूर इसे देखिए पूरे पेशेंसफुली, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ों की चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सेडिशन क्या है, यानी कि राजद्रोह क्या है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप राजद्रोह के अंदर में आएगी, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेडिशन के अंदर में नहीं आती हैं। फिर मैं चर्चा करूँगा कि पनिशमेंट क्या है, सेडिशन का पनिशमेंट क्या है। फिर मैं चर्चा करूँगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इस कानून का, कब से ये कानून शुरू हुआ है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और कैसे कैसे ये कानून आगे बढ़ता गया। फिर इम्पोर्टेंट केसेस जो है इस कानून के, इम्पोर्टेंट लोग जो उन पर चार्ज लगाया गया, उन सारी चीज़ें मैं चर्चा करूँगा। और इस कानून के पॉजिटिव साइड क्या है और कानून के नेगेटिव साइड क्या है, इसकी भी मैं लास्ट में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि सेडिशन क्या है। तो सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता का धारा 124 से सेडिशन को परिभाषित करता है, यानी कि राजद्रोह को परिभाषित करता है। द आईपीसी सेक्शन 124 ए सेज हुएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन, चाहे वो बोल कर या लिख करके, और बाय साइंस और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दर्शा करके, क्या करता है, किसी ऐसी सरकार जो देश में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि कानून के द्वारा स्थापित की हुई है, उसके प्रति अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या दर्शा करके हेटर्ड, यानी कि घृणा, कंटेम्प्ट, यानी कि अवहेलना, या फिर डिसअफेक्शन, यानी कि असंतोष पैदा करने की कोशिश करता है सरकार के प्रति, तो फिर ये सारी चीज़ें सेडिशन, यानी कि राजद्रोह के अंदर में आएगी। तो आप सोच लीजिए कितनी सारी चीज़ें जो राजद्रोह के अंदर में आ गई। और डिसअफेक्शन में क्या क्या चीज़ आएगी, डिसलॉयल्टी भी, अगर कोई सरकार के प्रति या डिसलॉयल है, गैर वफादार है, तो वो भी, ये सारी चीज़ें भी सेडिशन के अंदर में आएगी। तो सेडिशन के अंदर में क्या क्या चीज़ें नहीं आएगी, तो सीधी सी बात है, इसको आप पढ़ लीजिए। व्हेन कमेंट्स डिसअप्रूव ऑफ गवर्नमेंट मेजर्स बट विद ए व्यू टू अल्टर देम लॉफुली, यानी कि वो सारी टिप्पणी, अगर कोई व्यक्ति सरकार के या सरकार के उठाए गए कदमों पे ऐसी टिप्पणी करता है जो कि कानून के दायरे में है, यानी कि उसकी टिप्पणी से किसी भी तरह की नफरत नहीं फैल रही है, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं फैल रहा है, किसी भी तरह का असंतोष नहीं फैल रहा है, तो ऐसी कौन सी टिप्पणी होगी जिससे कि अ, असंतोष नहीं फैलेगा। तो बिल्कुल ही अजीब सा डेफिनेशन है मुझे लगता है, पर जो है सो है, वो मुझे बताना पड़ेगा आपको। तो अगर कोई ऐसा कमेंट करता है सरकार के द्वारा किए गए उठाए गए कदमों का, जिस जो कि कानून के दायरे में है, तो फिर वो सेडिशन के अंदर में नहीं आएगा। अब मैं बात करूँ कि पनिशमेंट क्या है। अगर कोई व्यक्ति सेडिशन का आरोपी है और उस पर दोषी साबित हो जाता है कि हाँ वो सेडिशन है, उसने राजद्रोह किया है, तो फिर सबसे बड़ी बात तो है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि बेल नहीं मिलता है इस क्राइम पे, इस अपराध पे। और इम्प्रिजमेंट, यानी कि जेल की सज़ा कब तक हो सकती है, 3 साल से लेकर के लाइफ टाइम, यानी कि आजीवन, और उसमें फ़ाइन भी जोड़ा जा सकता है। तो ये पनिशमेंट है। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति जो सरकारी अगर कोई व्यक्ति इस ऑफेंस में अगर गिल्टी साबित होता है, तो फिर वो कभी किसी सरकारी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, उसे फिर सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी क्यों ना हो। अब मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करता हूँ कि ये कानून कब से आया है इस धरती में नहीं, इंडिया में। 1837 में थॉमस मैकोले ने पेनल कोड को ड्राफ्ट किया था, यानी कि जो दंड संहिता है हमारे देश की चलती है, उसको मकोले ने 1837 में जब ड्राफ्ट किया था, तो उसने इस चीज़ को सेक्शन 113 के अंदर में डाल दिया था, इस एडिशन को। फिर 1860 में जब आईपीसी लागू हो गया, तो उस वक्त इसको हटा दिया गया। इट वॉज omitted व्हेन द आईपीसी वाज इनेक्टेड इन 1860। फिर 1870 में क्या हुआ, इसे फिर से जोड़ दिया गया, किसके द्वारा, सर जेम्स स्टेफन, ये नाम याद कर लीजिएगा। 1870 में एक अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। और आफ्टर द सक्सेसफुल सप्रेशन ऑफ वहाबी वलीउल्लाह मूवमेंट, ब्रिटिश फियर्ड मुस्लिम प्रीचर्स वुड वेज ए वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मुस्लिम ब्रिटिश ने क्या किया था उस वक्त, वहाबी वलीउल्लाह जो एक मूवमेंट था, आंदोलन था, उसको बहुत सफलतापूर्वक से कुचल दिया था। और जब ब्रिटिश ने इसको कुचल दिया था, तो ब्रिटिश को इस बात का डर था कि जो मुस्लिम थे वो उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे, लिखेंगे, उनके सरकार को
गिराने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ब्रिटिश ने एकदम जल्दी में डर करके ये कानून को 1870 में ला दिया था। फिर 1973 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और जो इंडियन पेनल कोड को फिर से एक बार परिभाषित किया गया, लिखा गया एक तरह से समझिए, तो उस वक्त इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। संज्ञेय अपराध क्या होता है? वैसा अपराध जिसमें कि अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि अगर सेडिशन का आरोप लग गया है आपके ऊपर, तो आपको वारंट अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट नहीं चाहिए मजिस्ट्रेट से, सीधा पुलिस आएगी, उठा के लेके चल जाएगी। तो ये था 1973 में हुआ। अब जो केस है, इंपॉर्टेंट केस है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। पहला केस जो है इंपॉर्टेंट केस है, वो है 1891 में क्वीन इम्प्रेस वर्सेस जोगिंदर चंद्र बोस। तो जोगिंदर चंद्र बोस ने जो एक कानून पास हुआ था, ये जो कंसेंट एक्ट 1891, उसके खिलाफ इन्होंने कुछ आर्टिकल लिख दिया था और उनके ऊपर ये सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया। 1897 में बड़ा इंपॉर्टेंट केस है लोकमान्य तिलक का। लोकमान्य गंगाधर तिलक ने क्या किया था? उन्होंने भी उनकी दो न्यूज़पेपर में प्रकाशित करते थे उस वक्त, एक था केसरी, एक था मराठा। उन्होंने उसमें एक आर्टिकल लिख दिया था जिसका नाम था शिवाजीज अटरेंसेस। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्रिटिसाइज की थी सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो उन्हें फिर सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1.5 साल यानी कि 18 महीने की जेल के लिए डाल दिया गया। और दिस सेडिशन ट्रायल इज हिस्टोरिकली फेमस, क्योंकि और ये जो चार्ज और ये जो घटना थी, ये बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया, ये चीज़ जोड़ दिया गया, फीलिंग ऑफ एनमिटी। अगर कोई व्यक्ति सरकार के प्रति द्वेष का भाव को भी बढ़ाता है, तो उसे भी सेडिशन के चार्ज में गिरफ्तार किया जा सकता है, चार्ज लगाया जा सकता है। तो इससे सेडिशन का जो एक दायरा था वो बढ़ गया। ये 1897 में हुआ, लोकमान्य गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक को जब चार्ज लगाया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो कि गरम दल के नेता थे। फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पे और एक बार चार्ज लगा दिया गया 1908 में। 1908 में उन्होंने केसरी में उन्होंने 2 आर्टिकल लिखा था, उसके लिए उनको चार्ज लगा दिया गया और उन्हें 6 साल की बहुत कड़ी सज़ा में उन्हें भेज दिया गया बर्मा की जेल में, जो कि म्यांमार में है अभी, वहाँ पे भेज दिया गया। फिर 1922 में महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा अंग्रेज़ों ने। उन्होंने महात्मा गांधी पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया, राजद्रोह का चार्ज लगा दिया। महात्मा गांधी को 6 साल की सज़ा हुई थी। किस लिए? क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था न्यूज़पेपर में, यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने बहुत कड़े शब्दों में इस चीज़ की आलोचना की थी, इस कानून की। उन्होंने कहा था कि इट इज़ ए प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। ये जो कानून है, जितने भी राजनीतिक धारा है, उन सब में ये कानून राजकुमार है, जिसको स्पेशली बनाया गया है इसलिए ताकि लोगों की जो, नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसको दबाया जा सके। तो महात्मा गांधी ने कितने कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की थी, आप खुद देख लीजिए। फिर एक इंटरेस्टिंग केस है 1950 का। एक्चुअली 2 केस है, ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली और एक है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें जो कोर्ट है उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी कानून जो बोलने की आज़ादी को केवल इसलिए रोकता है, दबाता है, क्योंकि इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। लेकिन जैसे ये वाला फैसला आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल 19(2) में ये चीज़ जोड़ा दिया गया कि अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विद इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, यानी कि बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी पर भी अंकुश लगाया जा सकता है अगर इससे राज्य की सुरक्षा को या फिर पब्लिक ऑर्डर को किसी भी प्रकार का खतरा हो। तो ये चीज़ पहला अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज़ जोड़ा गया। उसके बाद एक केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, 1962 का केस है। और इस केस में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी कि संवैधानिक जो एक वैलिडिटी है उसकी पुष्टि की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीच और राइटिंग टू विच सबवर्टिंग द गवर्नमेंट बाय वायलेट मीन्स इज इम्प्लिसिट इंक्लूडिंग द नोशन ऑफ रिवॉल्यूशन इज सेडिटियस। यानी कि बोलकर या लिख करके अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जिससे कि वायलेंस फैल सकता है, जिससे हिंसा हो सकती है, जिससे क्रांति आ सकती है और एक तरह से आप सरकार को ही उठा करके फेंक देंगे, तो ये सारी चीज़ें राजद्रोह के अंदर में आएगी। ये फेल्ड अटेम्प्ट टू इंसाइट टू इज काउंटेड ए सेडिशन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर या लिख करके ऐसा कोशिश करता है कि जिससे हिंसा हो लेकिन वो फेल हो जाता है, तो भी ये सेडिशन के अंदर में ही आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हिंसा होगा तो ही सेडिशन लगेगा, हिंसा नहीं भी हो, फेल अटेम्प्ट है तो भी सेडिशन के अंदर में आएगा। इट वॉज सेडेटियस टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, और अगर कोई व्यक्ति पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट करता है तो वो भी एक राजद्रोह का आरोपी माना जाएगा। और एक सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सरकार की आलोचना या सरकार के किए गए
उठाए गए कदमों की आलोचना, ये दो चीज़ें अलग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो 1962 का केस है, इसमें कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत ही अच्छे से दोस्तों आप नोट कर लीजिए। फिर एक केस था बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो बलवंत सिंह जो थे उस वक्त डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन थे पंजाब में, और उन्होंने जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जब असासिनेशन हुआ तो उन्होंने प्रो खालिस्तानी स्लोगन नारे लगाए थे, खालिस्तान के सपोर्ट में नारे लगाए थे। हालांकि कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि अनलेस देयर इज ए पब्लिक डिसऑर्डर मियरली स्लोगनियरिंग कांट अट्रैक्ट पनिशमेंट अंडर सेक्शन 124A, यानी कि जब तक कोई पब्लिक डिसऑर्डर पैदा नहीं हो जाता है तब तक कोई भी आप स्लोगन लगा लीजिए, इससे राजद्रोह का आरोप, राजद्रोह का मतलब केस नहीं लगेगा। ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद से भी बहुत सारे केसेस हैं दोस्तों, और लगातार होते रहते हैं। सेडिशन का चार्ज लगातार लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी। जैसे कि बीएचपी विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण तोगड़िया 2003 में सेडिशन का चार्ज लगाया गया। सिमरनजीत सिंह मान, उन पर 2005 में। विनायक सेन 2007 में। अरुंधति राय जो लेखक है उन पर 2010 में। असेंबली त्रिवेदी जो कार्टूनिस्ट है उन पर 2012 में। रिसाद रीना पर 2019 में। और क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि उन पर 2020 में ये सेडिशन का चार्ज लगाया गया है। और अभी भी बहुत सारे लोगों पर सेडिशन का चार्ज चल रहा है, और ये लगाया बराबर लगाया जाता है सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव साइड कि इन कानून की अच्छाई क्या है। तो ये कानून जो है एक तरह से रोक कर रखता है जो भी एंटी नेशनल चीज़ें हैं उसको। सेसेशनिस्ट यानी कि जो लोग मतलब अलगाव करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, राज्य को तोड़ना चाहते हैं, राज्य को हटा करके दूसरे जगह हटा देंगे, नहीं बोलते हैं कि पंजाब को हम खालिस्तान बना देंगे, या जो लोग कहते हैं किसी भी राज्य को, कोई भी राज्य हो देश का, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं, तो उन सब पर एक तरह से ये अंकुश लगाने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ जो पब्लिक ऑर्डर है और वायलेंस, ये सारी चीज़ें ना फैले, इस पर भी एक अंकुश लगाने की कोशिश करता है। और दूसरा पॉइंट जो है वो इट हेल्प्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है वो मजबूती से रहे, इसमें ये कानून मदद करता है। क्योंकि अगर मान के चलिए लोग बराबर बहुत कड़ी आलोचना करेंगे तो सरकार के प्रति असंतोष होगा, तो लोग उस सरकार को हटा करके फेंक देना चाहेंगे। तो ये कानून ये सरकार को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। अब हम नेगेटिव साइड की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नेगेटिव साइड है वो तब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कानून कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी रोकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सरकार की आलोचना करता है जो कि सकारात्मक आलोचना है तो उसको भी रोक देता है, क्योंकि हो सकता है उस पर सेडिशन का आरोप लग जाए, सेडिशन का चार्ज लग जाए। दूसरा चीज़ है कि ब्रिटेन जो कि अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश में एक कानून को लाया था, उन्होंने अपने देश से इस कानून को हटा दिया 2009 में, लेकिन हमारे देश में अभी भी ये कानून चल रहा है। तीसरा पॉइंट है कि टू पेनलाइज द ऑफेंडर फॉर डिसरप्टिंग पब्लिक ऑर्डर, यानी कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए किसी व्यक्ति को अगर आप सज़ा देते हैं तो ये सारे कानून पहले से आईपीसी में है। जैसे कि एक यूएपीए 2019 का कानून है, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो मेरा इसी टॉपिक पर होगा, तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तो इस यूएपीए में पहले से ऐसा सेक्शन है, प्रोविज़न है, जो कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वालों को आप सज़ा दे सकते हैं। तो फिर इस कानून की ज़रूरत ही क्या है। अगला पॉइंट है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पे राइट टू फ्री स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार और एक्सप्रेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेमोक्रेसी की, खास बात है। तो आप बोलने का अधिकार को, एक्सप्रेशन का अधिकार को आप रोक रहे हैं इस कानून का यूज करके, उन सब चीज़ों को दबा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो फ्री स्पीच जो है उस पर ये अंकुश लगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों सेडिशन लॉ के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर पाऊँ, और अगर इसके बाद भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। पर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।